हेलो, नमस्ते, राम राम सबको। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग मेथड्स। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डीएसएसबी में भी, सीटेट में भी आते हैं, केवीएस, एनवीएस और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें सब में इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि हमें पता होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या। सो स्टूडेंट्स लर्न बाय सॉल्विंग सम रियल प्रॉब्लम्स दे कन्फ्रंट इन देयर डे टू डे लाइफ। जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सीखते हैं, वो रियल प्रॉब्लम से सीखते हैं जो कि उन्हें डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। द टीचर्स रोल इज़ टू क्रिएट अ सिचुएशन इन विच अ प्रॉब्लम मे डेवलप and help the students to identify issues, come up with tentative solutions, try those solutions and come out with the best possible solution to the problem। तो जो टीचर का रोल है इस सब में और इस प्रोसेस में जो टीचर का रोल है वो क्या है कि वो एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करे जिसमें कि प्रॉब्लम को डेवलप करे। ठीक है, प्रॉब्लम मान लो कोई भी सिचुएशन है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डेवलप करेगा वो। ठीक है, उसमें फिर हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने में कि इश्यू क्या आ रहा है उस प्रॉब्लम में, कि जो भी एक सिचुएशन उसने क्रिएट की है इसमें इश्यू क्या है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉल्यूशंस लेके आएंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और फिर उन सॉल्यूशंस को उस प्रॉब्लम पे ट्राई करेंगे और फिर जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का वो फाइंड आउट करेंगे। इसको हम एज अ हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं। कि हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है और फिर आप उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस लगा के। ठीक है, तो इसमें सम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स क्या क्या हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं टीचिंग के वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है प्ले वे मेथड, सेकंड है प्रोजेक्ट मेथड, थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड फोर्थ है डिस्कवरी मेथड। ये कुछ मेथड्स हैं जो कि चाइल्ड को सेंटर में रख के इजाद किए गए हैं, कि इसमें जो सेंटर होगा वो चाइल्ड होगा, ना कि टीचर सेंट्रिक। सो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहला जो मेथड है वो है प्ले वे मेथड। जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि प्ले वे मेथड यानी खेल खेल में सीखना। प्ले वे मेथड क्या है? प्ले इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड इज़ द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ देयर नीड्स। खेल क्या है आपको पता है कि सभी बच्चों को, चाहे छोटे हों, ऑलमोस्ट ये लगा लो कॉलेज टाइम तक या बड़े होने तक भी सबको खेलना पसंद है। ठीक है, बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है खेलना। वो उनका एक नेचुरल एक्सप्रेशन है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने का। ठीक है, अब एंगेजमेंट इन अ प्ले एक्टिविटीज़ फॉर एन्जॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। जो एंगेजमेंट है प्ले एक्टिविटी में वो किस लिए होनी चाहिए? वो एन्जॉयमेंट और रिक्रिएशन के लिए होनी चाहिए, मतलब कि वो इन्जॉय करने के लिए होनी चाहिए, ना कि कोई भी सीरियस और प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हो। प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू यूज़ देयर क्रिएटिविटी वाइल डेवलपिंग देयर इमेजिनेशन, फिज़िकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। जो खेल है वो बच्चों को क्या करने के लिए अलाउ करता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करे, और जब भी वो खेल खेल में क्या क्या सीखते हैं, उनसे क्या क्या होता है, खेल के फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि उनकी इमेजिनेशन पावर बिल्डअप होती है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ मिलती है उनको, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है। अब हम कोई भी खेल खेलते हैं बाहर, आउटडोर कोई भी गेम खेलते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होगी, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा उनका, और इमोशनल जो उनका डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगा। प्ले इज़ इम्पोर्टेंट टू हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट। खेल जो एक हेल्दी डेवलपमेंट है ब्रेन की, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना बच्चा खेल में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा उतना ज़्यादा उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। इट इज़ थ्रू प्ले दैट चिल्ड्रन एट अ वेरी अर्ली एज एंगेज एंड इंटरेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड देम। वो खेल ही है जो कि बच्चों को बहुत ही एक अर्ली एज में
एंगेज करता है और इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि एनवायरनमेंट है उसके चारों तरफ, या जो भी दुनिया है उसके चारों तरफ। उसमें जितना बच्चा बाहर निकलेगा, बाहर निकल के खेलेगा, वो लोगों से इंटरेक्ट करेगा, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स की फैमिली होंगी, वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसमें उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब इसके कुछ मेथड हैं प्ले के जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या 10 प्ले वे मेथड इन्वॉल्व, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, ठीक है। प्ले ऐसा नहीं है कि कुछ सोच समझ के कर रहा है, वो एक स्पॉन्टेनियस एक्शन आता है प्ले में। चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उसमें। इज़ इंटरेस्टिंग, प्ले जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। चाइल्ड हैज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, खेलने के लिए बच्चे के का इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, मतलब अंदर से मोटिवेट होता है वो खेलने के लिए, ना कि उसको हम ज़बरदस्ती करते हैं। बट आजकल आप जैसा देख रहे हैं कि बच्चों को इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने को मिल रहा है, वो टीवी में घुसे रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का जो खेल है वो बहुत कम हो गया है। इसीलिए जो उस स्कूल के बेसिस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि बच्चों को खेल के लिए भी उनको मोटिवेट किया जाए कि वो बाहर जाके कुछ खेलना शुरू करें। सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, इससे बच्चा खुद में डिसिप्लिन होना सीखता है। मतलब कोई भी गेम है, आपको पता है कोई भी गेम होता है वो बिना रूल के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गेम के भी खुद के कुछ रूल होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा खुद को उन रूल्स को फॉलो करने के लिए अप्रिशिएट करता है। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, उसमें क्या होता है, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की फीलिंग आती है। कैसे, मान लो कोई भी गेम है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा, तो वो कोलैबोरेट और कोऑपरेशन के साथ खेलेगा। फ्रीडम इन एक्शन, वो कोई भी एक्शन उसमें ले सकता है, वो फ्री है। वर्किंग विदाउट फियर, वो बिना किसी फियर के वहाँ पे काम करेगा। काम क्या है, मतलब खेलना, वो बिना किसी फियर के खेलता है। हाउ इज़ वर्क डिफरेंट फ्रॉम प्ले, तो हम ये देखेंगे कि जो काम है वो खेलने से कैसे डिफरेंट है। जो वर्क है इट इज़ कंसिडर्ड डिफ़िकल्ट, काम क्या है वो डिफ़िकल्ट माना जाता है। और प्ले है इट गिव्स प्लेजर, वो बच्चे को खुशी देता है, उससे बच्चा खुश होता है वो खेलता है। तो इम्पोज्ड बाय अदर्स, जो काम है वो दूसरों के द्वारा दिया जाता है। और जो प्ले है वो वॉलेंटरीली एक्सेप्टेंस होती है उसकी, कि बच्चा खुद से खेलना चाहता है, वो खुद वॉलेंटरीली चाहेगा कि मैं खेलूं। फिज़िकल वर्क ब्रिंग्स टायर्डनेस, फिज़िकल वर्क है वो इंसान को थकाता है फिज़िकली, ठीक है। फिज़िकल वर्क टर्न्स इनटू एन्जॉयबल एक्सपीरियंस, कोई भी फिज़िकल काम है उसको अगर खेल खेल में हम कर रहे हैं तो वो उससे हमें खुशी मिलेगी, उसको हम एंजॉय करेंगे और ज़्यादा उस काम को। इट इज़ कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड है। और प्ले क्या है, इट गिव्स मोर फ्रीडम, ये ज़्यादा फ्रीडम देता है। अब है एडवांटेजेस ऑफ प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड की एडवांटेजेस क्या हैं। प्लेइंग गेम्स इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट विद द यंग चिल्ड्रन, जो गेम है वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यंग बच्चों में वो नेचुरली होता है। दे नॉट ओनली पार्टिसिपेट इन द गेम स्पॉन्टेनियसली गिवन फ्रीडम, दे कैन ऑर्गेनाइज द गेम इफेक्टिवली, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे अगर हम उनको ज़्यादा फ्रीडम देंगे गेम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। चिल्ड्रन कैन क्रिएट न्यू गेम्स, जो बच्चे हैं वो नया गेम भी क्रिएट करते हैं खुद से ही। दे डिवाइज द रूल्स फॉर प्लेइंग, वो खुद ही रूल्स बनाते हैं, निकालते हैं कि भाई हम ये गेम खेलेंगे और इसके ये रूल्स होंगे। एंड ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली द सेल्फ क्रिएटेड डिसिप्लिन, और खुद ही ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमने खुद भी देखा है कि हम कोई गेम खेलते हैं, उसमें हम बताते हैं कि भाई ये रूल है इस गेम खेलने का, तो हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि कोई उन रूल्स को तोड़े ना। थर्ड है, दिस हेल्प्स टू नर्चर द क्रिएटिव स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या हेल्प करेगा कि जो बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको नर्चर करने में हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल लाइफ स्किल्स, ये किस में हेल्प करेगा, और डिफरेंट टाइप की जो सेवरल लाइफ स्किल्स हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा, लीडरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, रैशनल थिंकिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप लिविंग एट्सेट्रा।
ये इन डिफरेंट जो लाइफ स्किल्स हैं हमारी, उनको डेवलप करने में भी हेल्प करता है बच्चे के अंदर। लर्निंग दस बिकम नेचुरल, जॉयफुल एंड एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस। जो लर्निंग है वो क्या होगी, नेचुरल होगी, खेल खेल में वो अपने आप सीख जाएगा। जॉयफुल होगी, वो उसको इन्जॉय करेगा, एंड एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्कोप टू द चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव नीड्स। ये एक सफिशिएंट स्कोप देगा बच्चे को कि वो अपनी फ़िज़िकल, इमोशनल और कॉग्निटिव नीड्स को फुलफ़िल कर सके। क्योंकि जब बच्चे को हम अलाउ करते हैं खेलना और वो फ्रीली खेलता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है और नेचुरली उसका डेवलपमेंट वहाँ पे होता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड हेल्दी स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, और कि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। किसके बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और स्टूडेंट जो स्टूडेंट के बीच में कैसे होगा कि बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं, वहाँ पे उनके अंदर जब कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन आ रहा है तो उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेवे मेथड। कि प्लेवे मेथड में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इनेट पोटेंशियल्स। इनेट पोटेंशियल्स कौन से होते हैं कि जो एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है कि वो क्या हासिल कर सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ अनफोल्डिंग इनेट पोटेंशियल, दैट मीन्स कि वो जो गेम है वो उसके इनेट पोटेंशियल को बाहर लाने में हेल्प करता है। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, फेवरेबल कंडीशंस, नर्चरिंग इनेट पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो स्टिमुलेटिंग है, मतलब जो एनवायरनमेंट है बाहर का जहाँ पे वो गेम खेल रहा है, आउटडोर एनवायरनमेंट है, वो एक स्टिमुलेट करेगा। फेवरेबल कंडीशंस होंगी और वहाँ पे उसको जो भी मान लो बाहर किसी गार्डन में खेल रहा है, वो किसी प्लेग्राउंड में खेल रहा है, तो वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होंगी उसके लिए। नर्चरिंग इनेट पोटेंशियल, जो कि उसके अंदर के पोटेंशियल को नर्चर करने में हेल्प करेगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है कि जैसे कि हमें कई बार खुद ही एक आभास हो जाता है। इंस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, आभास। उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट को वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं कि मान लो कि दो रास्ते हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड एंड सीक खेल रहे हैं बच्चे, तो बच्चे को नहीं पता होता कि कहाँ छुपे होंगे, फिर भी उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट से वो पता लगाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई यहाँ पे छुपे हो सकते हैं, वहाँ पे छुपे हो सकते हैं। तो ये क्या हेल्प कर रहा है, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। प्ले अपील्स नेचुरली टू द चाइल्ड एज दे इंटरलाइज एक्सपीरियंसेस। तो प्ले क्या है, वो अपील करता है नेचुरली टू द चाइल्ड एज दे इंटरलाइज एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो वो नेचुरली आ जाता है बच्चे के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम का क्या होता है कि जब भी बच्चे गेम खेलते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता उन पे, वो फ्रीली खेलते हैं अपनी मर्ज़ी से। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है कि बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है गेम के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। प्लेजर क्या होता है कि बच्चे को गेम कोई भी खेलता है, उसकी मन पसंदीदा जब वो गेम खेलता है तो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो सस्टेनेबल होता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, ऑल्टरनेटिव्स एंड इनोवेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी गेम है उसके अंदर खुद ही बच्चे क्या करते हैं कि खुद ही अलग तरह के रूल्स बना लेते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं रूल्स को। वो उसमें कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, इनोवेशन करते हैं नए नए गेम्स का खुद से ही। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताता है कि वो खुद ही डिवाइस रूल्स एंड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो कोई भी नया गेम वो बना रहे हैं तो उसके रूल्स भी वो वहाँ पे सेट करेंगे। अब रूल्स को जब उन्होंने सेट किया है तो बच्चे खुद से ही ये देखते हैं कि उन रूल्स को फॉलो किया जाए। रोल ऑफ टीचर्स इन प्लेवे मेथड। अब हम देखते हैं कि टीचर का क्या रोल होता है प्लेवे मेथड में। हेल्प द स्टूडेंट टू इनिशिएट गेम्स सजेस्टेड बाय देम और इन डेवलपिंग न्यू गेम्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कि जो टीचर है वो हेल्प करे बच्चों की टू इनिशिएट गेम्स को इनिशिएट खेलने में, मतलब उनको बाहर लेके जाए
उनको हेल्प करे कि वो गेम्स खेलें, सजेस्टेड बाय देम। उनके द्वारा, मान लो कि बच्चे कहते हैं कि भाई हमें हाइड एंड सीक खेलना है, हमें बाहर जाके बैडमिंटन खेलना, तो बच्चों की हेल्प करे। और इन डेवलपिंग न्यू गेम्स, और उनकी हेल्प करे। अगर बच्चे चाहते हैं कि कोई वो नया गेम डेवलप करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प करे बच्चों के साथ मिलके डेवलप करने में नया गेम। क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट टू मेक द चिल्ड्रन फील दैट लर्निंग इज़ अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे सीखने के लिए जहाँ पे बच्चे खुद से फील करें कि उन बहुत खुशी से वो सीख सके। जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। कौन सा एनवायरनमेंट? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। एक वर्ड आता है कंड्यूसिव, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे फेवरेबल जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बच्चे के फेवर में हो सीखने के लिए, जहाँ पे बच्चा खुशी से सीखे। प्रिपेयर रिलेवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आफ्टर डिज़ाइनिंग द लर्निंग एक्टिविटीज़। प्रिपेयर करे रिलेवेंट, जो रिलेवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, TLM जिसको हम बोलते हैं, आफ्टर डिज़ाइनिंग द लर्निंग एक्टिविटीज़। मान लो कि उसने लर्निंग एक्टिविटीज़ जो डिसाइड कर ली कि हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उसके लिए उसको TLM भी प्रिपेयर करना चाहिए जो कि हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हमें बताना है कि बच्चों को आज हमें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के बारे में समझाना है, उसका एरिया निकालना वो क्या होता है वो समझाना है, तो उसके लिए हमें पहले ही देखना चाहिए कि हम क्या जो रियल लाइफ में बच्चे देखते हैं वो क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिसको देख के बच्चों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। फिर है अरेंज द लर्निंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द सिंपल कॉन्सेप्ट टू कॉम्प्लेक्स, कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको ऐसे बनाए कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। ये प्रिंसिपल, जैसा कि आपको पता भी है, प्रिंसिपल भी है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाने का। ठीक है, पहले उनको आसान चीज़ें सिखाई जाएं, फिर कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे हम जाएंगे। अगर बच्चे को सिंपल चीज़ ही नहीं समझ आएगी तो वो कॉम्प्लेक्स पे कैसे समझेगा? अगर हम सीधा कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझाने लग जाएं बच्चे को तो उसको समझ आएगा ही नहीं, ये सब उसके सिर के ऊपर से जाएंगी। बी अ गाइड, सुपरवाइज़र एंड अ लीडर फॉर द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो हमें जो लर्निंग प्रोसेस है, जो एक टीचर है उसको जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या करना है, बी अ गाइड, एक गाइड की तरह काम करना है कि वो उनको गाइड करे, बच्चों को गाइड करे, सुपरवाइज़ करे, कि देखे कि बच्चे जो उसने सिखाया या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। एंड अ लीडर, एक लीडर कि बच्चों को वो लीड करे, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। इवेलुएट द स्टूडेंट्स थ्रू प्ले वे एक्टिविटीज़, कि बच्चों को इवेलुएट करे प्ले वे एक्टिविटीज़ के थ्रू। इवेलुएशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड, कि वो देखे कि बच्चे जो खेल खेल रहे हैं कोई इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, जो एक्टिविटीज़ उसने सोचा है कि इसके थ्रू ये लर्निंग होगी वो ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, बच्चे सीख भी पा रहे हैं उससे या कुछ नहीं सीख पा रहे। तो नॉट दैट मोंटेसरी किंडरगार्टन टीचिंग मेथड्स आर डेवलप बेस्ड ऑन द प्लेवे मेथड। जो मोंटेसरी और किंडरगार्टन मेथड है, टीचिंग मेथड है, वो भी प्लेवे मेथड के बेसिस पे ही डेवलप हुए हैं। अब लिमिटेशंस भी होंगी, अब जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी होंगी इसकी। तो फर्स्ट क्या है, दिस मेथड इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर सुटेबल टू द प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स। जो ये मेथड है, प्लेवे मेथड है, वो सुटेबल किस को है, प्री प्राइमरी यानी जो बच्चे नर्सरी में होते हैं, KG UKG में होते हैं, उनके लिए जो प्ले स्कूल में जाते हैं, एंड प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये मेथड सूटेबल है। अब जो 6 to 8 हैं या 10th 12th तक जो बच्चे हैं, हो सकता है उनके लिए प्लेवे मेथड इतना सूटेबल ना हो। द कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस थ्रू दिस मेथड। कुछ ऐसे कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट होते हैं सब्जेक्ट्स के जो कि प्लेवे मेथड से नहीं समझाए जा सकते। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्लेवे मेथड से समझाए जा सकें। Sometimes a few children may give more importance to playing games than learning through प्लेवे मेथड। अब कुछ बच्चे हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस खेल को देंगे, कि वो खेल ही रहे हैं, उससे कुछ सीख नहीं रहे।
ठीक है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे ज़्यादा खेल में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। अब ये तो नेचुरल बात ही है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो ज़्यादा जब हम बच्चों को कोई खेल खिलाते हैं तो उसमें वो खेलने में ही बिज़ी होते हैं, सीखने में कम बिज़ी होते हैं। अब सेकंड जो हमारा मेथड था वो आपको पता ही है, प्रोजेक्ट मेथड था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोजेक्ट मेथड के? प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड होता है कि जहाँ पे हम बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस देते हैं और उसमें वो एक्टिविटीज़ करके उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही समझेंगे। सबसे पहला है प्रॉब्लम। एवरी प्रोजेक्ट इज़ इंटेंटेड टू सोल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम। कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो कम से कम एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो ज़रूर दिया जाएगा, विच इज़ परसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कि हम अवेयर हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, वहीं शुरुआत है एक प्रोजेक्ट की फॉर्मुलेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई हमें प्रोजेक्ट बनाना है कि हम प्लास्टिक को कैसे बैन कर सकते हैं, या प्लास्टिक को अपने नेचर एनवायरनमेंट में से कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट दे दिया। ये हमें प्रॉब्लम पता है कि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और वो आसानी से गलता नहीं है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव। द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड लाइज इन द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जो प्रोजेक्ट टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया है उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी कि बच्चे उसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ पाएँ हैं या नहीं समझ पाए हैं। द ऑब्जेक्टिव्स विद विच द स्टूडेंट्स परस्यू द प्रोजेक्ट आर इंटीमेटली एसोसिएटेड विद देयर रियल लाइफ सिचुएशन एंड वुड बी फुलफिलिंग सम ऑफ देयर चेरिस्ड डिज़ायर। जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है वो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से एसोसिएटेड हो कहीं ना कहीं, और वो प्रोजेक्ट उसको हेल्प भी करे कि जो उसकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं जो वो करना चाहता है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प करें, यानी टू फुलफिलिंग सम ऑफ देयर चेरिस्ड डिज़ायर। चेरिस्ड का मतलब क्या होता है कि जिसको वो चाहता है, अपने दिल से चाहता है, उसको पूरी करना। एक्टिविटी। आफ्टर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ अ टीचर्स ड्यूटी टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट। एक्टिविटी जब मान लो कि एक ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर दिया गया तो टीचर्स की ड्यूटी है कि वो क्रिएट करे एक लर्निंग एनवायरनमेंट। स्टूडेंट बिगिन टू लर्न थ्रू सेल्फ प्लानिंग, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्टिविटीज़। जो स्टूडेंट हैं वो कैसे करेंगे, लर्न करना शुरू करेंगे सेल्फ प्लानिंग के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू और ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू। रियलिटी। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट रियल लाइफ एक्टिविटीज़ फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग। ये बहुत नेसेसरी है कि हम रियल लाइफ एक्टिविटीज़ को क्रिएट करें फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग। जैसे कि बताई है कि बच्चा करके ही सीखता है। लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? इन द प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग टेक्स प्लेस नेचुरली। प्रोजेक्ट मेथड में भी जो लर्निंग है वो नेचुरली ही होगी। सो स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्टिविटीज़ फ्रीली। जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो फ्रीली करेंगे। उनको पूरी लिबर्टी, फ्रीडम होती है कि वो अपनी मन मर्जी से उस प्रोजेक्ट को करें। फिर है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होगी? यूटिलिटी द लर्न नॉलेज मस्ट सर्व द इमीडिएट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर प्रेजेंट लाइफ। It is necessary that the project method must be useful to the present needs. The learned knowledge must be serve the immediate needs. जो भी नॉलेज उन्होंने सीखी है उसकी वो उनकी इमीडिएट नीड्स को सर्व करना चाहिए जो कि उसके प्रेजेंट लाइफ में है अभी। मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट देंगे वो उसकी प्रेजेंट लाइफ में जो नीड है उसको, जैसे कि हमें नीड है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से फ्री करना है। और बच्चों को भी पता है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। तो ये हम उस पर वो बच्चे डिस्कशन भी कर सकते हैं कि कैसे उसको करें। तो ये उसकी प्रेजेंट नीड है। इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रोजेक्ट मेथड मस्ट बी यूज़फुल टू द प्रेजेंट नीड्स। कि
ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो यूज़फुल हो प्रेजेंट नीड्स के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, प्लास्टिक वाला एग्जांपल जो दिया है वो बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन, सिंस आ प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे। रियल एक्सपीरियंसेस फॉर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट, जो रियल एक्सपीरियंसेस होंगे प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए एंड नो रियल एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। तो कोई भी रियल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखेगा। वन हैज़ टू कंबाइन द नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स अप्रोप्रिएटली फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की नॉलेज होने से ही प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। एक बच्चे को कंबाइन करनी पड़ेगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज को टू कंप्लीट सक्सेसफुली द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट को वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स लर्नड इन द क्लासरूम, जो इंटीग्रेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं, कि पहला कि मतलब जैसे साइंस है, एसएसटी है, एनवायरमेंटल साइंस है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स लर्नड इन द क्लासरूम इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट इन अ प्रोजेक्ट वर्क, कि जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको सक्सेसफुली करने के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का बहुत ज़रूरत रहेगी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हैं? वाइल कंडक्टिंग अ प्रोजेक्ट, जब भी हम या बच्चे कोई भी प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स वर्किंग इन अ ग्रुप नीड टू कोऑपरेट, जो स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं एक ग्रुप में, कोई ग्रुप बना दिया हमने या बच्चों ने खुद अपना ग्रुप डिसाइड कर लिया, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो कोऑपरेट करें विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तभी तो प्रोजेक्ट कर पाएंगे। एक अकेला बच्चा अगर प्रोजेक्ट करेगा तो वो उसका पर्पस फुलफिल होगा ही नहीं। रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। वैल्यू अदर्स ओपिनियन, एक दूसरे के ओपिनियंस को वैल्यू करें, कि अगर कोई बच्चा मान लो एक 5 बच्चों का ग्रुप है, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें सबके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता, सब में डिफरेंस होते हैं, तो सबके ओपिनियन भी हो सकता है कि डिफरेंट हो, तो उनको आपस में अपने ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अज्यूम एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद में अज्यूम करेंगे कि भाई ये मेरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपस में भी शेयर करेंगे पांचों को कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे पांचों में। फिर है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड की एडवांटेजेस क्या हैं? द प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बेस्ड है किस पे? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग, कि बच्चे को हम एक्टिव मानते हैं। इसमें बच्चा पैसिव रह के कभी नहीं सीखेगा, वो एक एक्टिव बीइंग है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा हर एक एक्टिविटी में। द स्टूडेंट गेट्स टोटली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी विच हेल्प्स इन एनहेंसिंग हिज और हर नॉलेज, बच्चा है वो टोटली इन्वॉल्व करेगा खुद को एक्टिविटी में, जो कि उसको हेल्प करेगी एनहांस करने में उसकी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, एंड स्किल्स इन रियल लाइफ सिचुएशन, जो स्किल्स हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करनी है, एंड अल्टीमेटली इन डेवलपिंग अ होलिस्टिक पर्सनैलिटी। होलिस्टिक पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सिंस ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट आर रिलेटेड, जैसा कि हमें पता है कि सभी एक्टिविटीज़ जो प्रोजेक्ट की हैं वो रिलेटेड रियल लाइफ सिचुएशंस पे ही हैं। ईच ऑफ सच एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल टू द स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होंगी, तो उससे बच्चे का जो है वो मीनिंगफुल एक्टिविटी कहलाएगी वो बच्चे के लिए। द स्टूडेंट इन्जॉय फुल फ्रीडम इन कंडक्टिंग अ प्रोजेक्ट, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है वो फुल फ्रीडम एंजॉय करेगा प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो फ्रीली अपना प्रोजेक्ट को कर सकेगा। दिस डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब बच्चा खुद से फ्रीली अपने आप इंडिपेंडेंटली कोई भी प्रोजेक्ट करेगा तो उससे उसका क्या डेवलप होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैंने ये इंडिपेंडेंटली या डिपेंडेंटली हमने एक ग्रुप में अपना प्रोजेक्ट किया है। टू एक्ट
सॉरी एंड ऑल्सो प्रमोट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या प्रमोट करेगा? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स, कि उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा वो प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट गेट्स एक्वेंटेड with the types of work which he or she is expected to perform in future। मतलब acquainted का मतलब क्या होता है कि सॉरी एक्वेंटेड का मतलब होता है इसमें कि बच्चा जो है अगर उसको मान लो फ्यूचर में कोई काम करना है उससे वो एक्वेंटेड होगा, मतलब उससे उसका एक्वेंटेड को हम क्या बोल सकते हैं, और एक्वेंटेड को हम बोल सकते हैं कि जैसे एक्वेंटेड क्या होता है किसी जानकार, जैसे हमारा कोई जानकार है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि वो उससे रूबरू होगा। रूबरू भी बोल सकते हैं, जैसे कि उसको पता होगा कि फ्यूचर में उसको एक काम करना है, मान लो प्रोजेक्ट है, उसको पता है कि फ्यूचर में उसको ये वाला काम करना है तो वो उसको पहले ही कर लेगा थ्रू द प्रोजेक्ट, उसको उससे रूबरू होने का मौका मिल जाएगा। Thus the project method helps the students in his or her preparation for a future life। फ्यूचर लाइफ को में प्रिपेयर खुद को करने के लिए भी वो प्रोजेक्ट उसको हेल्प करेगा। द स्टूडेंट गेट्स द स्कोप टू इम्बाइब सेवरल सोशल क्वालिटीज़। जो स्टूडेंट है उसके पास स्कोप होगा सेवरल सोशल एक्टिविटीज़, लाइक उसके अंदर बहुत सारी सोशल क्वालिटीज़ को वो ग्रहण कर पाएगा, ठीक है, उसके अंदर डेवलप होंगी, जैसे कि कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, ग्रुप एफिनिटी एंड सेक्रीफाइस थ्रू प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। इसमें कैसे क्या क्या जो सोशल क्वालिटीज़ चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है, एक ग्रुप में रहने के लिए, वो उसके अंदर डेवलप होंगी। कोऑपरेशन की, कि वो कोऑपरेट करेगा अपने ग्रुप के साथ। टीम वर्क होगा वहाँ पे, जब एक ग्रुप है बिना टीम वर्क के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। ग्रुप एफिनिटी होगी वहाँ पे, एंड सेक्रीफाइस होगा वहाँ पे, मतलब अगर मान लो कि एक बच्चे को कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, मान लो कि बच्चा अपना खेलने का टाइम सेक्रीफाइस कर रहा है वहाँ पे, या फिर गेम्स ऑनलाइन गेम्स खेलने का, कुछ भी लगा लो आप इसमें, वो सेक्रीफाइस करना सीखेगा थ्रू द प्रोजेक्ट वर्क। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन होगा फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ आर स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड। स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होगा वो अपने आप ही, ऐसा नहीं है कि उसको जानबूझ के क्रिएट करना पड़ेगा। एंड नो एक्सटर्नल परसुएशन और फोर्स इज़ नीडेड। कोई भी एक्सटर्नल परसुएशन की कोई या फोर्स की, मतलब कि आपको करना ही है ये, वो नहीं, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट टुवर्ड्स लर्निंग, कि ये हेल्प करेगा कि कोई हम फोर्सफुली या फिर उसको ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर रहे कि आपको सीखना है, ये खुद ही होएगी लर्निंग, यहाँ पे वो खुद ही मोटिवेट होगा। completion of the project gives individuals a sense of accomplishment which is turn encourages the student for further learning। जो मान लो कोई भी प्रोजेक्ट एक स्टूडेंट कंप्लीट करेगा, वो उसको क्या देगा? एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देगा कि हाँ मैंने ये काम कंप्लीट किया है खुद से। वो एनकरेज करेगा बच्चे को, स्टूडेंट को आगे और सीखने के लिए। अब थर्ड जो मेथड है वो हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया था? इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो ब्रेंसफोर्ड एंड सेटिन इन 1984 में दिया था। आइडियल, इसका जो हम निमोनिक्स जिसको बोलते हैं वो आइडियल के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। IDEAL, आइडियल, यानी आई से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, डिफाइन द प्रॉब्लम थ्रू थिंकिंग अबाउट इट एंड सॉर्टिंग आउट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्या है कि डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम थ्रू थिंकिंग, हम सोचेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में और सॉर्टिंग आउट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे डिफरेंट सोर्सेज से कि हाँ भाई क्या है ये प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से हम रिसर्च करेंगे। एक्सप्लोर सॉल्यूशंस थ्रू लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स, हम अब क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे सॉल्यूशंस को। अब हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढेंगे कि वो जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए क्या क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड चेकिंग आउट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, हम अपने दिमाग में सोचेंगे, ठीक है, और चेकआउट करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू
कि क्या क्या इस प्रॉब्लम के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन के, ठीक है। उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में। एक्ट ऑन द स्ट्रेटजीज़, अब हमने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं उनके ऊपर एक्ट करेंगे, उन पे काम करेंगे। लुक बैक एंड इवेलुएट द इफ़ेक्ट्स ऑफ योर एक्टिविटी, अब देखेंगे और इवेलुएट करेंगे कि भाई जो प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, वो हमने जो भी हमने एक्टिविटी करी है उससे सोल्व हुई है या नहीं हुई है। सिंस 1980s researchers on problem solving have inclined to be more context based। 1980s से ही रिसर्चर्स हैं वो ज़्यादा कंटेक्स्ट बेस्ड ही हैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर। दैट मीन्स द प्रॉब्लम a student faces while studying contents is always specific to a context or a situation। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है बच्चे फेस करते हैं स्टडी के दौरान, स्टडी कंटेंट, जो भी स्टडी का कंटेंट है, मान लो कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, वो कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक टू अ कंटेक्स्ट और सिचुएशन, वो एक कंटेक्स्ट और सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। Therefore the solution to that problem has to be sought within that context और situation। तो जो solution है वो भी उस context और उस situation के ऊपर ही based होना चाहिए। The nature of the problem might be different, nature of problem different हो सकता है, ठीक है, from another problem faced in another context। तो ऐसे ही ये क्या कहना चाहता है, इसको हम सम अप कैसे कर सकते हैं कि जो बच्चा है कोई भी एक किसी, मान लो आपको इसी चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो वो ये एक सिचुएशन और एक कंटेक्स्ट है यहाँ पे कि आपको इस टाइम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस वाले पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब सेकंड मान लो कि कोई आपको इसके सेकंड वाले इस वाले पे भी आ गई, फिफ्थ वाले पॉइंट पे भी आपको प्रॉब्लम आ गई, तो क्या है, सिर्फ नेचर डिफरेंट हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, द प्रॉब्लम माइट बी डिफरेंट, प्रॉब्लम डिफरेंट हुई है फ्रॉम, जो कि पहले आपको इस वाले में थी, सेकंड आपको इसमें हो गई, ठीक है। In 1983, Mayer defined problem solving as a multiple step process where the problem solver must find relationship between past experiences and the problem at the hand and then act upon a solution। इसका मतलब क्या है, in 1983 जो मेयर उसने डिफाइन किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग को एज अ मल्टीपल स्टेप्स प्रोसेस, एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस के तहत कि ये एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई अभी प्रॉब्लम है, आपने ज़रूर ही पास्ट में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस की होगी वैसी, या उससे कुछ डिफरेंट होगी, तो आप को ये देखना है कि पास्ट में आपने उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको काम आएगा, जो फ़िलहाल इन प्रेजेंट आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में कुछ ना कुछ वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उसका अनदर मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वाज गिवन बाय गिक 1986 में। इसका जो दूसरा मेथड था वो गिक ने 1986 में दिया था। दिस मॉडल आइडेंटिफाइज अ बेसिक सीक्वेंस ऑफ 3 कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो ये मॉडल है वो आइडेंटिफाई करता है 3 बेसिक सीक्वेंस ऑफ 3 कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ की, एक सीक्वेंस ऑफ 3 कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को। सबसे पहला क्या है, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इंक्लूड्स, सबसे पहले प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या क्या इंक्लूड करता है, कॉलिंग अप द अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट नॉलेज, यानी जो प्रीवियस नॉलेज है हमारी हम उसको रिकॉल करेंगे कि हाँ भाई हो सकता है कि हमें सेम काइंड ऑफ सिचुएशन पहले फेस करनी पड़े, तो उस पर हमने क्या सॉल्यूशन किया था, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा था। सेकंड है आइडेंटिफाइंग द गोल एंड द रिलेवेंट स्टार्टिंग कंडीशन फॉर द प्रॉब्लम, कि अब हमें आइडेंटिफाई करना है अपने गोल को एंड द रिलेवेंट स्टार्टिंग कंडीशंस को, कि हमें देखना है कि अब जो हमारी प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, या वो किस टाइप की प्रॉब्लम है, हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं। सेकंड है सॉल्यूशन सर्च इंक्लूड्स रिफाइनिंग द गोल। अब उस प्रॉब्लम हमें पता चली है कि ये प्रेजेंट में हमारी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन सर्च करेंगे। उसके लिए हमें गोल को
अपने मतलब जैसे हाइपोथेसिस, कोई भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, जैसे उसमें हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होंगे कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जैसे कि मैथ में हमें एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रिक्स या डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हम उसमें हाइपोथेसिस लगा के कि अब सबसे पहले मान लो किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमने चार सॉल्यूशन ढूंढे हैं उसके, कि ये चार सॉल्यूशन हो सकते हैं, पोटेंशियल सॉल्यूशन हमने ढूंढे हैं। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस लगाएंगे फर्स्ट वाला, कि भाई ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन लगाएंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। अब वो उसमें हम हाइपोथेसिस लगाएंगे तो हम उसको करेंगे। एंड डेवलपिंग ए प्लान ऑफ एक्शन टू रीच द गोल। अब हम एक प्लान डेवलप करेंगे कि उस गोल तक हमें कैसे पहुंचना है, ठीक है। अब हम लगा के देखेंगे वो वाला सॉल्यूशन कि वो उस पे फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा उस सिचुएशन पे। इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिंग द प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड, इवेल्युएटिंग द रिजल्ट। अब हमने जो प्लान किया है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इन रियल में, और फिर हम इवेलुएट करेंगे उन रिज़ल्ट्स को कि हाँ भाई मैंने ये वाला ऑल्टरनेटिव यूज़ किया और उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करने पे हमारा रिज़ल्ट क्या रहा है, निकला है या नहीं निकला है, और फिर वाइस वर्सा करेंगे। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, एज अ क्लासरूम टीचर वाइल फॉलोइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यू आर एडवाइज टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। एज अ टीचर आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला है एंटिसिपेट और आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले एंटिसिपेट करेंगे और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड है यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। डाइवर्स सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमने डिफरेंट सोर्सेज को देखा है कि हम यहाँ से भी रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ से भी रिसर्च कर रहे हैं, टू अराइव एट अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स रूट कॉजेज़। कि हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से रिसर्च करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या और उसका रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ तक जाएंगे कि ये प्रॉब्लम का कॉज क्या है, किस लिए ये प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड है जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस को जनरेट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। थर्ड है इवेलुएट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब हम यहाँ पे वीकनेसेस और स्वॉट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको अगर किसी को ऑलमोस्ट को पता ही होगा कि स्वॉट एनालिसिस क्या है, हम यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, एज फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। कि हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है उन अल्टरनेटिव्स की जो हमने चूज़ किया है, ठीक है, उनमें पोटेंशियल रिस्क हो सकता है और क्या बेनिफिट्स हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म उनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। फिर है सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर हम सेलेक्ट करेंगे उस ऑल्टरनेटिव को जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा टू गोल, हमारे गोल के लिए, कंटेक्स्ट एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर है एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सॉल्यूशन एंड डिसीजन। फिर एक क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करेंगे कि हम कैसे इवेलुएट करें इफ़ेक्टिवनेस को, जो भी सॉल्यूशन हमारा निकला है और डिसीजन जो भी हम लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन एबिलिटीज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। You should provide such situations and activities from which a problem emerges. It involves a defined procedure of confronting the problem, finding out solution inductively, and lastly testing the adequacy of the generalization by deductive approach. ओके, तो ये इसका एक समअप दे दिया जो हमने पढ़ा है ऊपर। फिर नेक्स्ट मेथड हमारा है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को हम इंक्वायरी मेथड और डिस्कवरी मेथड भी बोल देते हैं। तो द वर्ड ह्यूरिस्टिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूरिसिया, ह्यूरिस्का भी बोल सकते हैं हम इसको, विच मीन्स टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी मेथड, इसको हम इंक्वायरी मेथड भी बोल देते हैं। ह्यूरिस्का का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट और टू डिस्कवर। अब है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग who introduced this method for teaching science, heuristic method is a method of
teaching which involves our placing of children as far as possible in the attitude of a discoverer. It is a method in which child discover and find things by themselves. इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है वो बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट मानता है कि बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट की तरह हैं, वो खुद में डिस्कवरी करते हैं। वो अपने दिमाग में उनको कोई चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में उनको इच्छा हुई कि मेरे को इस बारे में जानना है, तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो उसको एज अ लिटिल साइंटिस्ट बोला। डिस्कवर, वो चिल्ड्रन डिस्कवर करते हैं और थिंग्स को खुद में, उनका मानना है कि खुद से ही वो डिस्कवर करते हैं चीज़ों को। दे आर प्लेस्ड इन द पोजिशन ऑफ डिस्कवरर्स और इन्वेंटर्स। वो उन्होंने क्या कहा है, उनको एक पोजीशन दी गई है कि डिस्कवरर्स और इन्वेंटर्स, वो इन्वेंशन करते हैं खुद से ही। प्रॉब्लम्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम प्रोवाइड करते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक ऑब्जर्वेशन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है, वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए हैं। Conclusions are drawn by the students and hence they are introduced to reasoning skills from their own observation experiment. इसको हम मान सकते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी, हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ऑब्जर्वेशंस उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको 2 केमिकल्स मिलाने हैं, 2 केमिकल्स मिला के, ठीक है, आपको क्या थर्ड जो मिला है वो थर्ड क्या मिला है, आप